नमस्कार साथियों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको देखेंगे, ठीक है। और जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो किस तरह से रहा है, कैसा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पाषाण युग से लेकर बौद्ध जैन धर्म तक की यात्रा करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम पाए हुए शुरू करते हैं। और आप इसके यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे एचयू एग्जाम आने वाला है, हेल्थ ऑफिसर का उसके लिए हो, चाहे पेट का हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण वाला है, ठीक है। तो बने रहिएगा। वैसे हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की अगर बात कर लें, ठीक है, तो ये एक्चुअली में तीन भागों में विभाजित है। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, अधिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पाषाण काल के नाम से भी युग भी जानते हैं या काल जानते हैं। और वहीं ऐतिहासिक काल को बात करें तो ये कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो वो आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ इसमें प्रापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण आता है। वहीं अगर हम कच्छ युग की बात करें तो उसमें आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है, यानी सिंधु सभ्यता की बात होती है, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें आपका वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म, मगध साम्राज्य, इन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है, पूरा पाषाण काल से, यानी पाषाण काल के युग से, ठीक है। यानी पहला यहाँ प्रागैतिहासिक जो पाषाण काल है ना, वहां से हम शुरू करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए इसमें आपका प्रमुख स्थल उस समय क्या रिफॉर्म हुआ, ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ बेलर घाटी जो कि वर्तमान के प्रयागराज में देखने को मिली है, ठीक है। छतरपलिया, महगढ़, परिधिया, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि वो वर्तमान के प्रयागराज में है। और वहीं इसके जो उत्खनन करता है वो कौन थे, वो थे जी.आर. शर्मा, ठीक है, जी.आर. शर्मा। उसके बाद लोहंदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। लोहंदा नाला है कि वहां से क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद अन्य चीजें सोनभद्र, सिंगरौली, चंदौली में चकिया, ठीक है, से बांदा, इन सब चीजों से भी पूरा पाषाण के कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। वही मध्य पाषाण की बात करें तो ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ से यूपी के सराय नाहर राय द्वारा 15 कंकाल, जो कि महादहा से दमदमा एक जगह है, वहां से एक कब्र में 3 कंकाल देखने को मिले हैं, ठीक है। तो प्रतापगढ़ में हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रतापगढ़ मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ के सराय नाहर से राय से उसमें 15 कंकाल और महादहा के दमदमा से लगभग एक कब्र में 3 कंकाल खोजे गए हैं। वहीं मिर्जापुर की बात करें तो मध्य पाषाण के जो साक्ष्य हैं वो मोरहाना पहाड़ से मिले हैं, जो कि रथ घोड़े के शैल चित्र वगैरह यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। सुहागी घाट विश्व का पहला शैल चित्र स्थल है, जो कि 1867 से 68 में क्लाइल ने ढूंढा था, ठीक है, क्लाइव ने ढूंढा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मध्य पाषाण काल की है और ये आपका यूपी के क्षेत्रों से देखने को मिलती हैं। वही बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो यहाँ पे संत कबीर नगर में लहुला देव जो है वहां से बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। वहीं से धान की भूसी, भारत का प्रारंभिक कृषि, झूम खेती के साथ यहीं से देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रारंभिक कृषि के तो उत्तर प्रदेश जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो संत कबीर नगर से देखने को मिलते हैं। वहीं प्रयागराज में भी 9 प्रकार का के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कोल्डीवा विश्व में चावल का पहला साक्ष्य और जो मागर है यहाँ से आपको चावल के प्रथम साक्ष्य देखने को मिले हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और प्राचीन में भी तो था ही। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली में ताम्रकालीन जो संस्कृति है या सभ्यता है उसके नाम से जानी जाती थी, ठीक है। यहाँ से चित्रधूषण भांड मिले हैं और यहाँ के आलमगीरपुर जो कि यूपी के आलमगीरपुर जो वर्तमान में मेरठ में है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नदी तट है की जो खोज है वो जगदत्त शर्मा ने कब किया था, 1959 में किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईबीसी का सबसे पूर्वी स्थल इसे हुलास बड़गांव ही कहते हैं, ठीक है, ये सबसे पूर्वी स्थल है। मंडी और कैराना जो कि सहारनपुर में है, ठीक है। वहीं सनोली बागपत में है और मानपुर जो कि बुलंदशहर में है,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। जैसे और भी चीजें हैं, लेकिन जब हम मेंस का बारी आएगी तो हम उसको अच्छे एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ जो कि प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। ठीक, ऊपर ऊपर से उसके बाद बात करें ऐतिहासिक लौह युग की। ठीक है, तो ये लौह युग यानी पीजीडब्ल्यू यानी एलबीपीडब्ल्यू में इंग्लिश में जो फॉरवर्ड है वो है भाग मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मल्हार जो कि चंदौली जिला है वहां से मिलता है। ठीक है, बरेली आई छत्र पहले कहते थे, मेरठ को हस्तिनापुर कहते थे, महाभारत में भी इसका उल्लेख है, आप लोगों ने सुना होगा। एटा को उस समय अतरंजी खेड़ा कहते थे। कि ऐतिहासिक लौह युग की बात हो रही, उस समय भी इसके यही नाम हुआ करते थे। अन्य प्रमुख स्थल मथुरा, श्रावस्ती और काम्पिल भी रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऋषि मुनियों की जो काल है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 से लेके 1600 ईसा पूर्व तक चलती है और वर्तमान में यूपी आर्यवत का हिस्सा जो आर्यवत है हिस्सा रहा है, जो कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक जो काल है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चलता है। वहीं इसकी जनजाति के जो प्रमुख स्रोत है ना वो आपको ऋग्वेद से देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ में सभ्यता का विस्तार केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र की ही सीमित था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जो ऋग्वैदिक काल है इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक था, वो था पंजाब के आपके पंजाब और सिंध प्रांत तक ही सीमित था। ठीक है, वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल की तो इसका जो विस्तार भी ज्यादा था। ठीक है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1000 से लेकर 600 बीसवी तक था। ठीक है, ये संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश और पूरी बंगाल तक फैला था। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल है इसका जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी बंगाल तक फैला हुआ था। साथ में मध्य देश यानी गंगा सरस्वती द्वार वाला जो क्षेत्र है वहां पे कुरु पंचाल प्रमुख राज्य उसमें हुआ करते थे। ठीक है, कुरु जो पंचाल है ये महाजनपद में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पंचाल प्रमुख राज्य है। कुरु का विस्तार की बात करें तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक जो कि राजधानी उस समय हस्तिनापुर हुआ करती थी, हस्तिनापुर या फिर दिवंत कहते हैं, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक, महाभारत की कथा कुरु वंश से जुड़ी हुई है। बाद में इसका विस्तार होता है और फिर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक भी जाता है। और राजधानी की बात करें तो काम्पिल राजधानी भी बाद में बनाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं महाजनपद काल की जो कि सेकंड सिविलाइजेशन की बात हो सकती है। ठीक है, सिविलाइजेशन बात हो सकती है। नगरीकरण है, लोहे की प्रमुख प्रचुरता यहाँ पे देखने को मिली है। गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि से राज्य का विस्तार होने में मिली है। ठीक है, मिली थी जो महाजनपद काल है। देखिए हम मैप में देखिए, ठीक है, इधर यहाँ पे कुरु था, पंचाल, कौशल ये वही वाला क्षेत्र, श्रावस्ती और अयोध्या वाला। ठीक है, उसके बाद का मल्ल आ गया, फिर यहाँ पे काशी, चेदी, वत्स और सुरसेन। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से कवर करा चुका हूँ। वीडियो इसी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और ट्रिक वाइज अच्छे से याद कराया गया है। ठीक है, संत शौक की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में के अंगुत्तर निकाय में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। साथ में जैन ग्रंथ के भगवती सुत्त सावित्री में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और कुल 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको मार्क करेंगे। 16 में से 8 जो महाजनपद थे वो कहाँ थे, आपके उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कुरु कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, आधुनिक स्थल मेरठ से दिल्ली तक था। ठीक है, बाद में गणराज्य बना और महाभारत कुरु वंश का यहाँ पे संघर्ष शुरू होता है। वही बात करें पंचाल, ठीक है, राजधानी कहाँ थी, अहिछत्र उत्तरी और दक्षिणी काम्पिल दक्षिणी में थी। ठीक है, तो आधुनिक स्थल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज शामिल थे इसमें। साथ में राजतंत्र से गणतंत्र में भी ये बदलने वाला एक महाजनपद बन जाता है। ठीक है, देखिए मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, पंचाल। ठीक है, तो पंचाल जो द्रौपदी थी उनको पंचाली भी कहा जाता था। ठीक है, पंचाली भी कहते थे। ठीक है, तो अहिछत्रवती, और ये सब मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। वही सूरसेन की बात करें तो राजधानी इसकी मथुरा की, तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जो ट्रिक है अब वो वीडियो में पिन कर दूंगा या फिर आप चाहेंगे तो उसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी। आधुनिक भी मथुरा वही वाला मथुरा है। मेगस्थनीज ने के अनुसार कृष्ण पूजा का केंद्र था और अवंतीपुर बौद्ध का यहाँ पे शिष्य देखने को मिला है।
वहीं वत्स की बात करें तो ये कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी वत्स महाजनपद की, और आधुनिक स्थल इसका प्रयागराज जो इंदौर है वो है, और राजतंत्रीय प्रमुख व्यापारिक केंद्र आर्थिक केंद्र के लिए जाना जाता था। कौशल की बात करें, ठीक है, वही श्रावस्ती वाला अपना, ठीक है, तो कौशल राजधानी श्रावस्ती थी, और ये आधुनिक स्थल अवध वाला क्षेत्र जो आपका राम भगवान वाला जो मंदिर है वो वाला क्षेत्र हो गया। और काम्पिल बुद्ध का जन्मस्थली भी यहीं पे है, कहाँ पे, श्रावस्ती में जो काम्पिल है बुद्ध का जन्मस्थल भी यहीं है, और प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित भी यहीं से देखने को मिले हैं। वहीं मल्ल की बात करें, ठीक है, मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर और पावा में थी, ठीक है, कुशीनगर और पावा दो राजधानी थे लेकिन एक ही आएगा, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक बताई थी, याद है, मल्ल युद्ध आपने सुना है, मैंने एक ट्रिक बताई थी, मल्ल से मल्ल युद्ध हो गया, ठीक है। युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध करने यानी कुश्ती करने के लिए क्या मजबूत होना चाहिए, आपके पैर मजबूत होने चाहिए, क्या आपके पैर मजबूत होने चाहिए, ठीक है। तो पैर से पाव, ठीक है, पैर से आपका पाव हो गया, और मल्ल से आपका मल्ल तो हो ही गया, ठीक है, ये ट्रिक आपको अच्छे से बता रखी है। वहीं इसकी बात करें आधुनिक स्थल की, तो ये देवरिया गोरखपुर कुशीनगर वाला क्षेत्र हो गया। फिर गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी, बौद्ध और महावीर दोनों का ये निर्वाण स्थान है, ठीक है, यहीं पे उनको निर्वाण मिला है। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, यहाँ पे लास्ट में भी शाह है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में भी शाह है और यहाँ पे भी लास्ट में शाह है, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। आधुनिक स्थल की बात करें तो ये वाराणसी वाला क्षेत्र वही है, और यहाँ पे वरुणा 80 नदियों के नाम पर कौशल इसे जीत लिया था। चैदी की बात करें तो राजधानी शुक्तिमती थी, जो कि आधुनिक स्थल कहाँ पे है, बांदा वाला क्षेत्र, जो कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। वही ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, और शासक यहाँ पे शिशुपाल हुए और कृष्ण द्वारा उनका वध कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 16 में से आपके 8 जो महाजनपद है वो हमने क्या किया है, जो कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये आपके पूरा उत्तर प्रदेश में। अगर आपको वो चीजें अच्छी लगे होंगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाकी चलते हैं आगे, ठीक है। वाराणसी से सारनाथ, ठीक है, तो यहाँ से आपका बौद्ध गया में ज्ञान के बाद यहाँ पे आगमन होता है, कहाँ पे, सारनाथ और वाराणसी, ठीक है। उसके बाद 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से देते हैं, ठीक है। सारनाथ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सारनाथ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बौद्ध वहां से ज्ञान प्राप्त होता है तो सारनाथ आते हैं, ठीक है, और वहां पे वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से अपने 5 शिष्यों को वो उपदेश देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रावस्ती, यानी जो कौशल जनपद की राजधानी थे। यहाँ पे क्या करते हैं वो, सन्यासी जीवन का सर्वाधिक समय इन्होंने यही बताया था, लगभग अप्रोक्स 25 वर्ष बुद्ध भगवान ने यही बताया था, ठीक है, जिसे जेतवन और पुम्बराव बिहार के नाम से जाना जाता है। अधिक सबसे अधिक प्रवचन यही दिए थे, हम नॉर्मल की बात है, सबसे अधिक समय यहीं पे रहे हैं तो प्रवचन भी वो यहीं पे देंगे। सहेट महल, ठीक है, श्रावस्ती में एक सहेट महल है, वो भी काफी फेमस है बौद्ध स्थल के लिए, ठीक है, अवशेष मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बौद्ध कला का प्रिय विषय चमत्कार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सहेट महल में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कुशीनगर में, ठीक है, देखिए ये सारनाथ आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आते हैं, उसके बाद ये श्रावस्ती आते हैं, फिर उसके बाद ये कुशीनगर जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं, महापरिनिर्वाण, यहाँ पे क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको मल्ल जो गणराज है वहां पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था, किसका, बौद्ध का, ठीक है। रामाभार स्तूप जो कि 49 फीट लंबा है, ठीक है, ये आपका रामाभार स्तूप इस टाइप का कुछ है, और ये लगभग 49 फीट लंबा है। यहाँ पे इनकी जो अस्थियां हैं वो रखी गई थी, ठीक है। और यूपी का बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा भारत में राज्य है जो कि बौद्ध धर्म का पालना के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से 8 आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अधिकतर बौद्ध भगवान ने यानी बौद्ध ने जो टाइम बिताया वो आपका यूपी में बिताया, यानी कि यूपी के सारनाथ में बिताया, ठीक है, सारनाथ में बिताया, माफ कीजिए सारनाथ नहीं, आई थिंक श्रावस्ती में, हाँ ठीक है, श्रावस्ती में बिताया, ठीक है। तो कुल मिला के यूपी में सबसे अधिक उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीजें की, तो इसलिए बौद्ध धर्म का गढ़ के रूप में इसे देखा जाता है। अब बात करते हैं, अगर बौद्ध धर्म की बात हो और जैन धर्म की बात ना हो तो कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जैन धर्म की, ठीक है, आइए।
उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की बात करें तो जो ये अयोध्या वाला क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे 5 तीर्थंकर की जन्मस्थली भी रही है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर यानी ऋषभनाथ, ठीक है, कौन? ऋषभनाथ, इसको आदिनाथ के नाम से जानते हैं, का जन्म यही होता है। वहीं अन्य अजीत नाथ जो कि दूसरे थे, वहीं अभिनंदन नाथ जो कि चौथे थे, और सुमित नाथ जो कि 5वें थे, और अनंतनाथ जो कि 14वें थे। ठीक है, इनका भी जो जन्म स्थान रहा है वो कहीं ना कहीं यूपी ही रहा है, अयोध्या वाला ही क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर यूपी से हैं, तो 5 इनका रहा है। वहीं काशी की बात करें, ठीक है, तो काशी की 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। ठीक है, अयोध्या में 5 थी, काशी में 4 है। ठीक है, किस किस की है? 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ का जन्म 1872 में यहीं पे होता है। वहीं सुपर्शनाथ 7वें, जैनों की चंद्रप्रभा जो कि 8वें थे, और श्रेयांसनाथ जो कि 11वें थे। इनका भी जन्म काशी में होता है। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पे शंभुनाथ 3रे तीर्थंकर की जन्मस्थली भी रही है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे अयोध्या में 5, श्रावस्ती में 4 और काशी में 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने चीजें देख लिया है। देखिए, अयोध्या में 5, वाराणसी में 4, काशी में 1, तो कुल मिलाकर 5, 4, 9, 1, 10। तो 24 तीर्थंकरों में से जो 10 थे वो यूपी से थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीजें कि जैन धर्म और यूपी जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो यूपी में कितना फला फूला विकसित रहा और कितना सारा इतिहास रहा है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और कमेंट बताएं, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।